The first thing you need to know is that you follow the instructions. बहुत important है. हर set की एक instruction आती है, आपने उसी को follow करना है. Now, as you can see, the instructions are very clear. You are not supposed to write more than 2 words. जब more than 2 words की instruction आती है, इसका मतलब होता है कि answer 1 word या 2 words का आ सकता है. इससे ज्यादा का नहीं हो सकता. 1 word का मतलब है one set of string. जैसे सेंटेंसेस एक 1 word है, बिलो एक 1 word है, तो अगर आप लिखेंगे ना दीज सेंटेंसेस बिलो, ये 3 words अगर हो जाएंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा. सो 2 words का मतलब है कोई से भी 2 words, ये वाले 2 words या ये वाले 2 words. सो किसी भी इंस्ट्रक्शन के अंदर या ब्लैंक में, सॉरी, तो एज पर द इंस्ट्रक्शन इसमें 2-2 words के आंसर आ सकते हैं मैक्सिमम, मगर इसकी ये भी शर्त नहीं है कि 2 words के ही आएंगे. ठीक है, नो मोर देन 2 words अपर लिमिट सेट है. मिनिमम आंसर 1 word का भी आ सकता है. अब जब उन्होंने लिखा था ना वर्ड्स, तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें कोई भी आंसर न्यूमरल में नहीं जाता, डिजिट्स में नहीं जाता. ठीक है, अगर कोई ना कोई ऐसा आंसर है जो कि है डिजिट, मगर वो लिखेंगे हम टेक्स्ट के अंदर, और वो पैसेज में भी टेक्स्ट में ही गिवन होगा. गुड. जैसे अगर ये लिखा 23, तो अगर मैं इसको 20 लिखूं और 3 लिखूं तो 2 words बन जाएंगे. तो फिर ये यहाँ पे 23 टेक्स्ट फॉर्म में आएगा. गुड. सो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये सेम इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम लिसनिंग के पेपर में भी फॉलो करते हैं. लिसनिंग के पेपर में आमतौर पे वर्ड्स के साथ नंबर भी दे देते हैं, मगर रीडिंग के पेपर में आपने इसको केयरफुली फॉलो करना. यहाँ तक ओके है. दूसरी बात, आइल्स में हर टाइप का क्वेश्चन जो है वो सीक्वेंस में होता है, सिर्फ मैचिंग को छोड़ के. अब मैचिंग वाले कौन से हैं? जैसे आपको ये नाम मैचिंग आ जाता है, जैसे लिस्ट ऑफ पीपल गिवन है, कौन से पर्सन ने कौन सी बात कही है, रिसर्च की है या किया है. तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सीक्वेंस में नहीं होते. अगर 18 का आंसर आपको पैराग्राफ ए में मिलेगा तो ऐसी कोई लाइक कंडीशन नहीं कि 19 का बी में मिलेगा. हो सकता है 19 का मिले एफ में जाके, 20 का आंसर फिर बी में आ जाए, 21 का आंसर फिर हो सकता है जी में चला जाए. मीन्स ये हैपहैज़र्ड मोड में होते हैं, सीक्वेंस में नहीं आते. मीन्स इसमें क्योंकि हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड है वो इतना प्रोमिनेंट होता है, वो ये है नाम. जहां जहां नाम लिखा है बस हमने उसको फॉलो करना होता है. सो बेसिकली इसमें क्वेश्चंस सीक्वेंस में नहीं होते, ये मैचिंग क्वेश्चंस है. इसी तरह जो आपकी मैचिंग पैराग्राफ होते हैं ये भी कभी भी सीक्वेंस में नहीं होते. क्या आपने बताना था कौन से पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन है. अगर फर्स्ट पैराग्राफ आंसर ए में है तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जी ये बी में होगा. आ भी सकता है मगर ऐसा रूल नहीं है. ठीक है, ये हैपहैज़र्ड होते हैं. सो मैचिंग एक वाहिद टाइप ऑफ क्वेश्चन है आइल्स के अंदर जो कि सीक्वेंस में नहीं है. तो मैचिंग की टाइप आपको यहाँ पे नजर आ रही है, मैचिंग पैराग्राफ, मैचिंग नेम. इसकी एक जो थर्ड टाइप है वो बिल्कुल सिंपल से, इसमें मैचिंग डेट होती है. डेट मीन्स उसमें उन्होंने बकायदा कोई प्रॉपर डेट दी होती है, डे मंथ ईयर, या उन्होंने सिर्फ ईयर लिखा होता है, जैसे 1930, 2030, इस तरह करके समथिंग. तो वो सिर्फ आपने फिर डेट को मैच करना होता है. तो वो डेट भी इजीली बिल्कुल वैसी होती है जैसे नंबर होते हैं, क्योंकि वो चेंज नहीं करते उसको. तो डेट मैचिंग आ जाए, नेम मैचिंग आ जाए, या विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये तीनों मैचिंग की कैटेगरीज हैं. इन तीनों को छोड़ के बाकी आइल्स में जितने क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस कंप्लीशन, किसी भी तरह की, सब सीक्वेंस में. अब इसके अंदर हमें जब इसका पहला आंसर मिल जाएगा, फर्स्ट वन, बाकी पर बस उसको फॉलो करेंगे, या तो उसी पैराग्राफ में या उसके नेक्स्ट प्रीसीडिंग पैराग्राफ्स में होते हैं. हाँ, एक चीज ऐड कर दूं, ऐसी भी शर्त नहीं कि कंसेक्यूटिव पैराग्राफ्स में हो, ये भी जेन में रखें. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 23 का आंसर आपको ए में मिल जाता है, पैराग्राफ ए में, तो एक्सपेक्टेड है कि 24 ए में होगा या बी में होगा. अगर बी में नहीं है तो सी में चला जाएगा, मगर होगा फॉरवर्ड सीक्वेंस. दैट्स द टेक्निक. गुड. तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि जी ये अगले पैराग्राफ में है, किस में है? सो इट ऑल कम्स डाउन टू कीवर्ड मार्किंग. ये जो आपके कीवर्ड्स हैं ये एक्चुअली आपको गाइड कर रहे होते हैं, जिसकी मदद से हम आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं. मींस पहले लोकेट करते हैं, फाइंड करते हैं. सर अब दोबारा बताइएगा. जी जी.
हाँ जी बिल्कुल वही मैंने कहना जैसे ए में है तो अगला आंसर सी में भी जा सकता है। हाँ जी हाँ तो वो डिफरेंट टाइप है। समरी कंप्लीशन आज जो हम मेरे ख्याल अगले पैसेज में है भी है, समरी कंप्लीशन में कंसेक्यूटिव होते हैं। यही तो फर्क है सेंटेंस कंप्लीशन और समरी कंप्लीशन, दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, इसलिए इसमें आपने मेनली कीवर्ड्स पे रहना होता है। और जी जिन्होंने कर लिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया आई गिव यू सम टाइम, इसको जल्दी से सॉर्ट आउट करें। ठीक है, हिंट इसका ये है कि इसका जो सबसे पहला आंसर है ना ये पैराग्राफ ए में मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आपको ए में मिलना शुरू होता है तो बाकी फिर उसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आई एम गोना गिव यू 1 2 3 4, 4 हैं तो आपको मिलेंगे टोटल मैक्सिमम 5 मिनट्स, 5 मिनट्स इन 4 क्वेश्चंस के लिए। इसके आंसर निकाले फिर इस पे बात करते हैं। और ये इफ यू मेक द कीवर्ड्स ऑफ द सेंटेंस इट सेज जी one study found a strong connection between the children's IQ and the availability of dash and dash at home। ठीक है, अब इसमें दो बातें उन्होंने रिक्वायर की हैं, दोनों ब्लैंक्स के दरमियान उन्होंने एंड लगा दिया, इसका मतलब कि दोनों ही साथ साथ होंगी या दोनों इकट्ठी होंगी। और ये कहाँ पे होंगी? एट होम, preposition एट का लगा हुआ है, इसका मतलब कि घर पर मिली है। और स्टडी का मतलब होता है रिसर्च, और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन का मतलब होता है कि उनके पास कोई ना कोई प्रूफ इसका अवेलेबल होगा। ठीक है, तो अगर हम ये स्टेटमेंट को जरा अंडरस्टैंड करें तो इसके मुताबिक कोई ना कोई रिसर्च हुई है जिसकी फाइंडिंग ये है कि एक रिलेशनशिप है बच्चों के आईक्यू में और किसी चीज के मुहैया होने में, मींस अवेलेबल होने में, और वो दोनों चीजें घर पर ही हैं। अब अगर आप इसको लाइन को जाके मैच करें, इट्स गोइंग टू गो एंड मैच इन पैराग्राफ ए, लाइन नंबर 4 से अगर हम इसको आगे पढ़ें तो 1 2 3 4, चौथी लाइन से मैं इसको पढ़ रहा हूँ। अगेन फॉर एग्जाम्पल से स्टार्ट हो रहा है। For example, a very close positive relationship was found when children's IQ scores were compared with their home education provision। अब ये वाली जो लाइन है ये हमें अवेलेबिलिटी को शो कर रही है। वेरी क्लोज पॉजिटिव रिलेशनशिप वाज फाउंड, तो ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो हमारा या जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उस क्वेश्चन में लिखा है उसको मैच कर रहा है। ठीक हो गया, फाउंड का वर्ड एज इट इज आ गया, चिल्ड्रंस आईक्यू का वर्ड भी हमारे पास मैच हो गया। मगर हमारे क्वेश्चन में है कि घर पे अवेलेबल क्या है, वो दो बातें हमने पिक करनी है। आगे पढ़ते हैं। The higher the children's IQ scores, especially over IQ 130, the better the quality of their educational backup। अब ये एक्चुअली उस एविडेंस को एक्सप्लेन कर रहा है जो उन्होंने फाइंड किया है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। मगर हमारा जो ब्लैंक है वो टिका इस बात पे है कि अवेलेबल क्या किया था घर पे, वो दो बातें बतानी। तो इसका नहीं कि अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको तो हमें और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। The better the quality of their education backup, measured in terms of reported verbal interaction with parents, number of books and activities in their home, etc. Now, in their home, अब हमारा जाके एक कीवर्ड मैच हुआ है at home के साथ। अब आप इसको जरा गौर से देखें तो हमने ये यहां से लेके यहां तक पढ़ा है, जिसके अंदर हमारा फाउंड का वर्ड फर्स्ट लाइन में मैच हो गया, रिलेशनशिप का वर्ड मैच हो गया, आईक्यू का मैच हो गया। दरमियान में उसने टू प्रॉपर लाइंस लिखी जो कि एक्स्ट्रा डिटेल दे रहे हैं, जो कि हमारे ब्लैंक के अंदर सपोर्टेड नहीं है। अब जब हमें कीवर्ड्स मिलना शुरू होते हैं, यही कीवर्ड्स की आपको पावर है कि आपने जब कीवर्ड्स मैच करने तो आपने देखना होता है कौन सी ऐसी बात मिसिंग है हमारे क्वेश्चन के फिल के अंदर, जो कि हम यहां से पिकअप करेंगे तो वहां पे एडअप हो जाएगी। अब आप ये देखें तो इन देयर होम्स के अंदर क्या चीज अवेलेबल है? इन देयर होम्स के अंदर अवेलेबल उनको दो ही चीजें हैं, बुक्स और एक्टिविटीज। पेरेंट्स के साथ तो इंटरेक्शन की बात उन्होंने की है। तब हमारे पास दो जो चीजें अवेलेबल हो रही हैं वो एक बुक्स है और एक एक्टिविटीज है, क्योंकि हमने दो वर्ड्स पिक करने हैं और वो दो ब्लैंक्स है वहां पे। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन में जाएं तो डैश एंड डैश लिखा हुआ है, इसका मतलब कि हम दो सेपरेट वर्ड्स पिक कर सकते हैं, क्योंकि ये दो ब्लैंक्स हैं, एक ब्लैंक नहीं है। तो एक में बुक्स आएगा और एक में एक्टिविटीज आएगा। हाँ, अब आप एक्टिविटीज और बुक्स आगे पीछे लिख दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेंटेंस को के कर देगा। मगर है कि 23 में जो दो आंसर्स हैं वो बुक्स और एक्टिविटीज होना चाहिए। हाँ जी, आगे गुड। सो अब इसमें सीखा क्या है? इसमें सीखा ये है कि ये एक लाइन में मिल गया हमें यहां तक, और बल्कि यहां तक ये जस्ट वन लाइन में मिला है।
उसके बाद 2 लाइंस उसने एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं पैसेज के अंदर, और तब जाके उसने ये इस वाली लाइन को मैच करवाया। मेकिंग सेंस? सो दिस इज वेयर द कीवर्ड कम्स इनटू प्ले। तो उसने कनेक्शन बिल्ड किया। हाँ जी, बात समझ आ गई? राइट नाउ, व्हाट अबाउट 24? 24 और 25 दोनों पैराग्राफ बी में है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा और टाइम देता हूँ, कर लेंगे। दोनों ही पैराग्राफ बी में है, बीटा, 24 एंड 25। नाउ if you make the keyword of question number 24, it says children of average ability seem to need more direction from teachers because they do not have. Okay? तो जो हाईली एबल्ड नहीं है या जिनका आईक्यू कम है, चिल्ड्रन ऑफ एवरेज एबिलिटी आगे, और एज पर द टेक्स्ट उनको डायरेक्शंस चाहिए टीचर्स की तरफ से क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, दे डू नॉट हैव। ठीक है जी। हमने कहा जी पैराग्राफ बी में जाके मैच हो रहा है इसका रेफरेंस, सो लेट्स गो टू पैराग्राफ बी। और अगर हम इसकी 4th लाइन से पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखा है जी, देयर अपेयर्स टू बी अ क्वालिटेटिव डिफरेंस in the way that intellectually highly able think compared with more average ability older pupils। तुम्हारा एक कीवर्ड तो आ गया, एवरेज स्टूडेंट्स, ठीक है, मगर एज पर द टेक्स्ट ये कंपैरिजन चल रहा है यहाँ पे। For whom external regulation by the teacher often compensates। अब ये जो whom है, ये एक्चुअली इन बच्चों की बात कर रहा है, ठीक है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। For whom external regulation by the teacher often compensates for lack of internal regulation। अब ये दो चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक्सटर्नल रेगुलेशन और इंटरनल रेगुलेशन। इंटरनल रेगुलेशन होती है जब आप खुद से अपने आप को डिसिप्लिन करते हो और कहते हैं जी मैंने पढ़ना और काम करना है। एक्सटर्नल रेगुलेशन इज समथिंग जब आपको कोई एक्सटर्नली बोल रहा होता है या फोर्स कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट्स या टीचर्स। अब एज पर दिस टेक्स्ट जो हाईली एबल्ड हैं वो इंटरनली भी मोटिवेट होते हैं और उनको ज्यादा पुश नहीं करना पड़ता, टीचर्स को कहना नहीं पड़ता, वो स्टूडेंट्स खुद ब खुद काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें टीचर्स का जो एक्सटर्नल रेगुलेशन है वो कम हो जाता है। बट जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं एज पर दी स्टेटमेंट्स, उनको एक्सटर्नल तो चाहिए चाहिए थी, उनकी इंटरनल भी लैकिंग कर रही होती क्योंकि उनका खुद से करने को दिल नहीं करता। ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर जो टीचर्स होते हैं फॉर होम एक्सटर्नल रेगुलेशन बाय द टीचर ऑफन या ऑफ्टन कॉम्पनसेट्स, तो जो यहां पर कमी है वो टीचर की एक्सटर्नल पुश करने से स्टूडेंट को हेल्प मिल जाती है। तो स्टूडेंट के पास कमी किस चीज की है, लैक ऑफ इंटरनल रेगुलेशन एज पर द स्टेटमेंट। अगर हम इसको कंपेयर करें जाके, तो हमने देखना था कि टीचर्स को कब डायरेक्ट करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। एज पर दिस एवरेज एबल चिल्ड्रन हमें मिल गए सीम टू नीड डायरेक्शन फ्रॉम टीचर्स बिकॉज दे डू नॉट हैव इंटरनल रेगुलेशन। तो ये होगी एक्सटर्नल रेगुलेशन बाय द टीचर्स, कह लें कि एक्स्ट्रा करते हैं। अब ये आप काम कह लें, जो बच्चे खुद से पढ़ते हैं उनको कम पुश करना पड़ता है और जो बच्चे खुद से नहीं पढ़ रहे होते उनको टीचर्स ज्यादा पुश करते हैं, तो वो एक्सटर्नल रेगुलेशन इंटरनल को कॉम्पनसेट करती है। अब यहाँ पे कॉम्पनसेट का वर्ड तो नहीं लिखा मगर उसकी सेंस यही बन रही है, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा इंटरनल रेगुलेशन। सॉरी, एक चीज मैं यहाँ पे आपको नोट करवा दूंगा कि 2 वर्ड आंसर कब जाता है और 1 वर्ड आंसर कब जाता है। हमने 24 में लिखा है इंटरनल रेगुलेशन, इट्स अ 2 वर्ड आंसर, और 23 में हमने एक आंसर लिखा है बुक्स और एक लिखा है एक्टिविटीज। ठीक है, जब आप एक वर्ड यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल बुक्स, और अगर वो इस स्टेटमेंट को पैसेज की स्टेटमेंट के साथ इस तरह से मैच करता है कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, फिर काम ओके है। अब बुक्स और नंबर ऑफ बुक्स ऑलमोस्ट सेम ही सेंस बन रही है, इसका मतलब एक से ज्यादा। तो अगर मैं खाली बुक्स भी लिखूं तो काम चल जाएगा, और वैसे भी नंबर ऑफ बुक्स 3 वर्ड्स बनते हैं। तो इस वर्ड में ब्लैंक पे अगर मैं ये नंबर ऑफ बुक्स लिखूं तो वो पहले तो मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको अवॉइड करता है, फुलफिल नहीं कर रहा उसको। गुड। अब सोचना मैंने कि यार मैं नंबर ऑफ बुक्स लिखूं कि बुक्स लिखूं, कौन सी बात हो जिस इन्फॉर्मेशन को पूरी करेगी। फिर नंबर ऑफ से तो बात नहीं बनेगी, बुक से बात बन जाएगी। सो आई डिसाइडेड टू राइट बुक्स। करेक्ट हो गया। अब यहां पर वो पूछ रहा है कि किस चीज की कमी है,
एक वर्ड रेगुलेशन, ठीक है। रेगुलेशन वर्ड का हम अगर सिंपली समझ ले तो इसको डिसिप्लिन करना या इसको मैनेज करने से हम बोलते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज जैसे होती है जो मैनेज करता है किसी चीज को। अब पैसेज के अंदर दो तरह की रेगुलेशन है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल है। अगर मैं खाली रेगुलेशन लिखूंगा तो वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी। अगर मैं खाली इंटरनल लिख दूंगा तो इंटरनल क्या, किस चीज के इंटरनल की बात करें, तब भी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। इट मीन्स इट इज मेकिंग मोर सेंस दैट आई हैव टू राइट इंटरनल रेगुलेशन। अब यहाँ पे मुझे समझ आ रही है कि दो वर्ड्स लिखे जाएंगे तो इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी। अब जब भी दो वर्ड्स आप सिलेक्ट करते हैं वो दोनों वर्ड्स हमेशा कंसेक्यूटिव वर्ड्स होने चाहिए एक ब्लैंक में लिखने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि इंटरनल एक जगह लिखा हुआ है, दो तीन लफ्ज छोड़ के रेगुलेशन कहीं और लिखा हुआ है, तो मैंने फिलिंग द ब्लैंक में आके इंटरनल रेगुलेशन लिख दिया। नो, इट हैज टू बी रिटन consecutive वर्ड्स इन द पैसेज, देन आई कैन पिक अप दोस टू वर्ड्स एंड पुट इट इन द ब्लैंक। सो तब आप दो वर्ड सेलेक्ट करते हैं। हाँ जी, मेकिंग सेंस, आर वी गुड? ठीक हो गया। ओके जी, 25 का आंसर भी कर लें इसी पैराग्राफ में सेम। अगर आप कंटिन्यू करें लाइन तो आगे आपको मिल जाएगा। जल्दी से पढ़ के मुझे बताएं इसकी vocab कहाँ मैच हो रही है। ऑलराइट जी, द नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज जी, मेटाकॉग्निशन इन्वॉल्व्स चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग, यहां तक हम एक कीवर्ड लेते हैं, देयर ओन लर्निंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो कॉग्निशन का मतलब होता है जो आपको चीजें समझ आती हैं, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है, इंटेलेक्ट से रिलेटेड है। और मेटाकॉग्निशन इन्वॉल्व्स चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग देयर ओन लर्निंग स्ट्रेटजीज, तो ये एक तरह इन्होंने इसको डिफाइन किया हुआ है। इसमें बच्चा खुद अपनी एबिलिटी को समझ जाता है कि मुझे किस तरह याद होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने शायद देखा अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर या किसी को भी, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं यार मैं जब लिखता हूँ ना तब मुझे याद होता है। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं यार मैं अगर एक चीज को 10 दफा पढ़ लूँ ना कंसेक्यूटिव तब मुझे याद होता है। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं यार अगर मैं ऊंचा बोल के पढ़ूँ तो मुझे याद होता है, मैं अगर खामोशी से पढ़ूँ मुझे याद होता है, मैं अगर अकेला बैठ के पढ़ूँ मुझे याद होता है, अगर मैं ग्रुप स्टडी करूँ तब मुझे चीजें याद होती हैं। जब ये स्टूडेंट या कोई भी शख्स से बात करता है इसका मतलब है कि उस पर्सन ने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा लर्निंग एबिलिटी क्या है, मुझे किस तरह के एनवायरनमेंट में चीजें सीखने में आसानी होती है। गुड, यही वाली बात लिखी है कि यहाँ पर बच्चे अपने इंटेलेक्ट को समझ चुके हैं कि मुझे कैसे अपनी लर्निंग स्ट्रेटेजी बनानी है। अब लिखा हुआ है एज वेल एज इज जस्ट एन ऑल्टरनेटिव वर्ड फॉर ऑल्सो, एडिशनल, मोर ओवर, फर्दर मोर। ठीक है, इन सबका एक ही मतलब है। एज वेल एज डेवलपिंग, इसका मतलब है कि वो अपनी लर्निंग स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हैं, इसके साथ एक और चीज भी डेवलप करते हैं। अब ये दो चीजें आ गई। ठीक है, अब हम जाते हैं और जाके इसको सर्च कर लेते हैं। तो एज पर द टेक्स्ट इसका रेफरेंस सेम पैराग्राफ में, पैराग्राफ बी, और हमने छोड़ा था इंटरनल रेगुलेशन पे। ठीक है, हम अगर यहीं से आगे पढ़ना शुरू करते हैं, लिखा हुआ है टू बी एट देयर बेस्ट most effective in the self regulation, all children can be helped to identify their own way of learning. गुड, मेटाकॉग्निशन आ गया, हमारा कीवर्ड मैच हो गया, which will include strategies of planning, monitoring, evaluation and choice of what to learn. ये मेटाकॉग्निशन की डेफिनेशन है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि लर्निंग स्ट्रेटजीज क्या बनती, कौन सी स्ट्रेटजी मुझे सूट कर रही है, कौन सा एनवायरनमेंट मुझे सूट कर रहा है। अब इसके साथ उन्होंने और क्या लिखा है, इमोशनल अवेयरनेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेटाकॉग्निशन, तो ये ऑल्सो आ गया, एज वेल एज आपका कीवर्ड मैच हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट मेटाकॉग्निशन तो एक है जो कि लर्निंग एबिलिटी को डेवलप करती है, वो तो उन्होंने यहाँ पे लिखा और हमने समझ भी लिया। और इसके अंदर जो डिफरेंट एबिलिटीज की बात की वो भी उन्होंने लिख दी है, मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन, चॉइस टू लर्न एंड व्हाट टू लर्न एंड सो ऑन। ये सारी स्ट्रेटजीज आ गई। दूसरी चीज क्या है, वो है इमोशनल अवेयरनेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेटाकॉग्निशन, सो दैट ये आ गया। अब उसने इसको इलेबोरेट किया इमोशनल अवेयरनेस को। हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट बस यही था कि मेटाकॉग्निशन के साथ और क्या ऐड किया हो, दो बातें होनी चाहिए। अब आपको समझ आ रहा है कीवर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है, फौरन से इंफॉर्मेशन मैच होती है। अब अगेन इसमें दो वर्ड्स पिक करेंगे, अगर खाली इमोशनल लिख दूं तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे हम किसी ऐसी चीज की बात करें जो चिल्ड्रन को खुद से पता लग गया। खाली अवेयरनेस की बात करूं तो पता लग गया, मगर क्या पता लगा, इसलिए फिर इसमें इमोशनल अवेयरनेस रहेगा। देखिए दोनों कंसेक्यूटिव वर्ड्स लिखे, दैट इज व्हाई द आंसर इज इमोशनल अवेयरनेस।
हाँ जी माय डियर फ्रेंड्स, यू गुड? ठीक है, ये मैं तीसरा नहीं करवा रहा, ये आगे पैराग्राफ सी में या डी में आपको मिल जाएगा। अब मैं सिर्फ इस टेक्निक को सम अप कर रहा हूं। लेट्स सपोज आपके फिलिंग द ब्लैंक्स गलत हो जाता, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स आके ये चीज बोलते हैं कि जी हम सही लोकेशन पे चले गए थे, मींस द पैराग्राफ वाज करेक्ट। और कई बार वो कहते हैं जी हम एक लाइन ऊपर से आंसर निकाल लिया या एक लाइन नीचे से निकाल लिया। और कभी कभी तो स्टूडेंट्स बोलते हैं सर वी वर इन द सेम पैराग्राफ एंड वी वर इन द सेम लाइन, बस मैंने वर्ड्स आगे पीछे कर, 2 वर्ड्स पहले आंसर पिक कर लिया, 2 वर्ड्स बाद पिक कर लिया। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि आपको कीवर्ड मार्किंग आती है, आपको कीवर्ड को मैच करना भी आता है, बस उसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करना है, थोड़ा सा वोकेबलरी का लेवल अपना अप करना है। जब आपने क्वेश्चन का कीवर्ड बनाया, इसी कीवर्ड की मदद से आप लोकेशन पे गए, इतने पैराग्राफ है, आपको पता लग गया आंसर कहाँ पे, इस तरह का आपको काम आता है। फिर आपने अगर उसकी सही लाइन को आइडेंटिफाई कर लिया, इसका मतलब कि आपको फिर भी कीवर्ड्स मैच करने आ गए। जो पिन पॉइंट करना है ना, इसका मतलब कि इसमें कोई ना कोई ऐसा फ्रेज या वर्ड लिखा था जहां पे आप अपनी वोकेबलरी को मैच करने में फेल हो गए। इट मीन्स अगर आप सही पैराग्राफ सही लाइन में है तो आई प्रेफर कि आप 70 to 80% ट्रैक पे हैं। इसका मतलब कि आपकी कोई मेजर मिस्टेक नहीं, माइनर मिस्टेक में काउंट होता है। यू जस्ट नीड टू एलिवेट द कीवर्ड मार्किंग या वोकैब मैचिंग। अब वो कैसे होगी? आंसर तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 24 का आंसर, इंटरनल रेगुलेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने इंटरनल रेगुलेशन की जगह कुछ और लिख दिया, की में जब आपने आंसर चेक किया इंटरनल रेगुलेशन है। अब आइल्स के पेपर में फिलिंग द ब्लैंक्स में कॉपी एंड पेस्ट चलता है, जो आंसर लिखा है वो टेक्स्ट में कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। आपने क्या करना है, पहले तो जाके इस आंसर को लोकेट करना है, ये वाला वर्ड लिखा कहाँ पे, ठीक है। जब आप वहां पे वापस जाएंगे आपको लगेगा यार ये तो पैराग्राफ बी में लिखा है, यार मैं भी यहीं पे था। फिर आपने जब उस वर्ड को लोकेट किया, आप गए यार ये पैराग्राफ लाइन नंबर 5 में लिखा है, यार मैं भी यहीं पे था। अब आपने रिवर्स में ये देखना है, यार इस बाकी की स्टेटमेंट में ऐसी कौन सी बात लिखी जो कि मैंने मिस कर दी है। फिर आप उस वर्ड के इर्द गिर्द ऊपर की एक दो लाइंस, उस वर्ड के नीचे की एक दो लाइंस, उन सारी लाइंस को गौर से पढ़ें। और जहां पे आपको कीवर्ड्स मैचिंग में प्रॉब्लम हो तो उसको डिक्शनरी में डाल के मैच करें, ठीक है। अगेन आजकल डिक्शनरीज बहुत स्मार्ट आ गई हुई हैं, वर्ड टू वर्ड वाली गेम खत्म हो गई है, फ्रेज टू फ्रेज वाली आई। पूरा पूरा फ्रेज पे क्या करें, गूगल में पेस्ट किया करें, उसको कहा करें इस फ्रेज का मीनिंग दो, वो आपको फ्रेज का मीनिंग देगा। उस फ्रेज के मीनिंग को देखो यार किस तरह लिखा हुआ है, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग वहां से डेवलप होगी। वो वर्ड वाली गेम खत्म हो गई है, वन वन वर्ड। गुड। सो वी हैव वेरी स्मार्ट डिक्शनरीज, एआई सपोर्टेड डिक्शनरीज हैं। वो फौरन से फ्रेज का मीनिंग देते हैं, उसका यूजेज बता देते हैं, आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। आई फील कि आप लोग जो है ना इस आज के दौर में ब्लेस्ड हैं कि आपके पास ऐसी चीजें अवेलेबल हैं, जल्दी से समझ आते हैं। वरना पहले तो डिजिटल डिक्शनरी नहीं थी, इतनी मोटी मोटी डिक्शनरी पास रखो, उसमें से ढूंढो, वो अकेला तो स्यापा था। फिर डिक्शनरी के वर्ड को अप्लाई करो एंड दैट वाज अ लॉन्ग गेम। अभी तो काम बड़ा तेज हो गया। गुड। सो इस तरह जब आप रिवर्स में जाएंगे ना, तब आपको समझ आएगा अच्छा यार मेरा क्यों मिस हुआ, मैंने कौन सा फ्रेज मिस इंटरप्रेट कर दिया। देन इट विल elevate your understanding, and at the same time when you will go for the next any part of the question, ठीक है। कोई भी आप सवाल करते हैं ब्लैंक्स का या कोई भी, वोकैब मैचिंग तो ऑब्वियसली एक एक बेस पार्ट है, वो आपको हर दफा हेल्प करेगी। हाँ जी, गुड।